हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन अ सराउंडिंग। तो ये जो है वो आपकी क्लास का पहला चैप्टर है। यहाँ से आपकी थोड़ी सी एडवांस लेवल की साइंस की शुरुआत होने वाली है। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मैटर इन अ सराउंडिंग, मतलब कि हम इस चैप्टर में अपने आसपास के मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम इस चैप्टर को काफ़ी शॉर्ट टाइम में एनिमेशन की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तो हमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनका शेप, साइज, टेक्सचर सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जिसे साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया है, काफ़ी पहले से ही ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपनी सराउंडिंग्स को जानने का प्रयास करते रहे हैं। जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर हैं, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिस्क्राइब किया है, जिन्हें पंचतत्व भी कहा जाता है, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। और पुराने जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को ही सही माना था। इसके बाद हमें देखना है कि मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 बेसिस पर क्लासीफाई किया है। एक उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर और दूसरा उनके फिजिकल नेचर के बेसिस पर। इस चैप्टर में हम मैटर के केवल फिजिकल नेचर की स्टडी करेंगे। केमिकल नेचर के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को। तो पहला है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गई प्रेजेंट टाइम की बात कि हमें पता है कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। लेकिन पुराने टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो ये हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती थी कि मैटर एक कंटिन्यूस ब्लॉक की तरह होता है या ये पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो इसको हम एक एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आइए नज़र डालते हैं इस एक्टिविटी पर। तो इसके लिए हम एक 100 ml वाटर का एक बीकर लेंगे और उसको आधा पानी से भर देंगे और वाटर के लेवल को मार्क कर देंगे। इसके बाद हम इस बीकर में ग्लास रॉड की हेल्प से सॉल्ट या शुगर ऐड कर देंगे। तो जब इस बीकर में सॉल्ट या शुगर ऐड होगी, तो आप नोटिस करेंगे कि वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है बीकर के अंदर। उसके बाद ये जो सॉल्ट या शुगर जो आपने ऐड की है, आप उसे ग्लास रॉड की हेल्प से हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स है वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे और इससे वाटर का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा बीकर के अंदर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर दूसरा पॉइंट है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो इससे पहले अभी हमने देखा है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इस पॉइंट में हमें ये देखना है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो ये हम देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो इस एक्टिविटी के लिए हम एक बीकर लेंगे और उसमें 100 ml वाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल ऐड कर देंगे। तो जब उस ग्लास ट्यूब या बीकर में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया जाता है, तो उस पूरे ग्लास ट्यूब का कलर चेंज हो जाता है। और फिर ये जो ग्लास ट्यूब जिसका कलर चेंज हो चुका है, हम इसमें से 10 ml सॉल्यूशन को निकाल लेंगे और इस सॉल्यूशन को हम अगले ग्लास ट्यूब जिसमें कि 90 ml वाटर भरा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। और जब ये सॉल्यूशन उसमें ऐड हो जाएगा तो आप पाएंगे कि उस पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो चुका है। और अगर हम इस दूसरे सॉल्यूशन से भी 10 ml सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट करके फिर अगले ग्लास ट्यूब में ऐड कर दें जिसमें कि 90 ml वाटर पहले से ही भरा हुआ है, तो इस पूरे सॉल्यूशन का भी जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इसी सेम प्रोसीजर को 5 to 8 टाइम्स कंटिन्यू करते हैं, तब भी ये जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज होगा। लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन का कलर है वो लेस डार्कर होता जा रहा है, लेकिन कलर फिर भी चेंज हो रहा है, फिर भले ही वो लास्ट में कम चेंज हो रहा हो। तो जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट ने कितने सारे ग्लास ट्यूब्स का कलर चेंज कर दिया। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड किया था, वो काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वाटर के अंदर जाकर ब्रेक हो जाता है। और जब यहाँ ये प्रोसीजर आगे 5 to 8 टाइम्स कंटिन्यू चलता है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है।
तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। वो हमारी इमेजिनेशन यानी कि जितना हम सोच सकते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। और आप अगर चाहें तो इस एक्टिविटी को घर पर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप उसकी जगह पर 2 ml डिटॉल का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक को, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी विशेषताएं। तो इसमें पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और ये जो स्पेस होता है वो मैटर के स्टेट्स पर डिपेंड करता है। स्टेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पर ये याद रखें कि ये जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में, उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड्स में और सबसे कम होता है सॉलिड्स में। इसके बाद मैटर के पार्टिकल्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और वे इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैटर के पार्टिकल्स के अंदर वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। यानी कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो मैटर के पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं और जब टेम्परेचर लो होता है तो मैटर के पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं। और ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो कम होता है सॉलिड्स में, उससे ज़्यादा होता है लिक्विड्स में और सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में। इसके बाद इनका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे कम होता है सॉलिड्स में, उससे कम होता है लिक्विड्स में और सबसे कम होता है गैसेस में। और बात करें मैटर के पार्टिकल की चौथी कैरेक्टरिस्टिक की तो वो हो जाएगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। और वे कितने छोटे होते हैं ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद आगे हमें देखना है मैटर की स्टेट्स को, यानी कि फॉर्म को। तो जो मैटर होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए या आया होगा कि आखिर मैटर 3 स्टेट्स में क्यों पाया जाता है, एक ही स्टेट में क्यों नहीं पाया जाता। तो ऐसा होता है मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जो वेरिएशन होता है उसके कारण। तो चलिए आगे हम मैटर के इन तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैटर की पहली स्टेट है सॉलिड्स। तो सॉलिड्स मैटर की वो स्टेट होती है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसके साथ साथ इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी फिक्स होती हैं। और जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कि सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड यानी कि हार्ड होते हैं। इसी के साथ सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, यानी कि हम इन्हें आगे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक टेबल है वो सॉलिड है तो उसका जो शेप है वो हमेशा फिक्स होता है। इसके साथ टेबल का जो वॉल्यूम और बाउंड्रीज हैं वो भी हमेशा फिक्स होंगी। इसके बाद सॉलिड्स की चौथी प्रॉपर्टी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है या फिर हायर होता है लिक्विड्स और गैसेस से। इसके बाद हमें देखना है मैटर की दूसरी स्टेट को, जो कि है लिक्विड्स। तो लिक्विड्स मैटर की वो स्टेट होती है जिसका शेप फिक्स नहीं होता पर वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि मान लो आपके पास 1 लीटर लिक्विड है तो ये 1 लीटर तो हो गया उस लिक्विड का वॉल्यूम, जो कि हर जगह फिक्स रहेगा, चाहे इसे आप किसी भी तरह के कंटेनर या बीकर में डालें। लेकिन यहाँ से आप देखिए, अभी जस्ट ऊपर मैंने एक बात कही, लिक्विड्स को हम जिस कंटेनर या बीकर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं, यानी कि इनका शेप फिक्स नहीं होता। इसके साथ साथ लिक्विड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी फिक्स नहीं होती। जैसे कि आप मान लो आपने किसी लिक्विड को किसी सरफेस पर डाल दिया, तो जब आपने लिक्विड्स को किसी सरफेस के ऊपर डाला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लिक्विड अलग अलग डायरेक्शन में सरफेस पर फ्लो कर रहा होगा। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती। इसके बाद लिक्विड्स की तीसरी प्रॉपर्टी है कि उनमें फ्लूइडिटी होती है और वे लो कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब कि जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं और वे कंप्रेसिबल होते हैं, यानी हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल है वो दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में और पास पास होते हैं गैसेस के कंपैरिजन में। और इसी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड से और कम कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस से।
और लिक्विड्स की चौथी प्रॉपर्टी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज वीकर देन सॉलिड एंड स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। मतलब कि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है सॉलिड से और स्ट्रॉन्ग होता है गैसेस से। इसके बाद हमें देखना है मैटर की तीसरी स्टेट को, जो कि है गैसेस। तो गैसेस जो है वो मैटर की वो स्टेट होती है जिसका ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। और बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, तो जो गैसेस होती हैं उनकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। इसके बाद गैसेस की अगली प्रॉपर्टी है गैसेस हैव फ्लूइडिटी एंड आर हाईली कंप्रेसिबल। मतलब कि जो गैसेस होती है वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो करती हैं लिक्विड्स के कंपैरिजन में। और ये तो आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट पूरे एनवायरनमेंट में गैसेस ही फ्लो करती हैं। इसके साथ गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि हम गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। और गैसेस की प्रॉपर्टी का चौथा पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स इज मच वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में। समझना इस चैप्टर के अगले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मतलब कि क्या ये जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो इस टॉपिक या क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि कैसे दे सकते हैं। वो ऐसे कि आपने वाटर को कितने फॉर्म्स में देखा है। तो इसका आंसर है 3 फॉर्म्स या 3 स्टेट। 3 स्टेट में ना सही, लेकिन आपने वाटर को 2 स्टेट, जो कि है आइस जो कि सॉलिड स्टेट होती है और दूसरी है नॉर्मल वाटर जो कि लिक्विड स्टेट होती है, उसमें ज़रूर देखा होगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ठंडी जगहों पर जैसे ही विंटर सीजन आता है वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और सिर्फ लिक्विड वाटर ही नहीं, जो वाटर एटमॉस्फेयर में होता है वेपर्स के फॉर्म में, वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ठंडी जगहों पर विंटर्स में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। और जैसे ही विंटर्स का सीज़न निकल जाता है और समर्स का सीज़न आ जाता है तो ये जो ग्लेशियर्स या आइस होती है वो पिघल जाती है या मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो मैटर की स्टेट चेंज हो रही है वो टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से हो रही है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि मैटर की जो स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है। और ये एग्जाम्पल अभी आपने ऊपर देखा है, उसमें मैटर की जो स्टेट है वो टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है। ऐसे ही मैटर की जो स्टेट है वो मेनली 2 रीजन्स की वजह से चेंज होती है, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरी है चेंज इन प्रेशर। तो चलिए पहले समझते हैं चेंज इन टेम्परेचर को। तो ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो ये तो हमने देख लिया कि मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। अब हमें देखना है कि ये स्टेट कैसे चेंज होती है। तो आप मान लो कि आपके पास कोई मैटर है सॉलिड स्टेट में, और अगर आप वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैटर की ये जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और वहीं पर अगर आप उस टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं तो जो मैटर की ये लिक्विड स्टेट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप उस टेम्परेचर को दोबारा से कम करते हैं तो ये जो स्टेट है मैटर की वो दोबारा रिवर्स हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप नज़र डालिए इस डायग्राम पर। इसमें मैटर के इंटर कन्वर्जन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसमें देखिए, तो मैटर की सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे फ्यूज़न कहा जाता है। और ये जो फ्यूज़न की प्रोसेस होती है ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ सॉलिड्स ही लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं होते, लिक्विड्स भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मैटर के लिक्विड स्टेट की सॉलिड स्टेट में जो कन्वर्जन होती है उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल वाटर इनटू आइस। और ये जो सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर के कम होने के कारण होती है। तो ये तो हुई सॉलिड्स की लिक्विड में और लिक्विड की सॉलिड में कन्वर्जन। लेकिन इनके अलावा भी मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, वही अब हमें देखना है। इसके बाद अगली कन्वर्जन है लिक्विड टू गैस। तो मैटर की लिक्विड स्टेट की गैस में जो कन्वर्जन होती है उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर ड्यूरिंग समर्स। तो ये प्रोसेस भी टेम्परेचर में इंक्रीज होने के कारण होती है। और अगर हम बात करें गैस के लिक्विड में कन्वर्जन की तो वो भी हमें देखने को मिलती है।
तो लिक्विड्स की गैस में जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बारिश के टाइम पर जो वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में होते हैं वो लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर बरसती हैं। तो ये तो बात हुई एंड टू एंड कन्वर्जन की, लेकिन हमें इनके अलावा भी दो डायरेक्ट कन्वर्जन देखने को मिलती हैं जो कि है सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। तो पहले हम देखते हैं सॉलिड्स की कन्वर्जन गैस में। तो सॉलिड्स की गैस में कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ कैम्फर इनटू गैस, यानी कि जब हम कपूर को जलाते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं पर गैस की सॉलिड में कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है उसे डिपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो वाटर वेपर होता है वो कभी कभी एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रस्ट फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है मैटर की स्टेट में चेंज के दूसरे तरीके को, जो कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी कि मैटर के अंदर उसके प्रेशर में चेंज करने पर उसकी स्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो टेम्परेचर के साथ साथ जो प्रेशर होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैटर की स्टेट में चेंज को। इसे आप ऐसे समझिए कि अभी थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा है कि मैटर की तीनों स्टेट्स में गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड्स उनसे थोड़े कम कंप्रेसिबल होते हैं और सॉलिड्स सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े कम दूर होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं। और अब आप सोचिए कि कोई मैटर है गैसियस स्टेट में जिसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं लिक्विड्स के कंपैरिजन में, तो अगर हम उस मैटर के गैसियस स्टेट को इतना कंप्रेस करें या इतना प्रेशर डालें कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बराबर आ जाएं, तो जो मैटर की गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम इस लिक्विड स्टेट पर और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम बात करें मैटर की स्टेट में प्रेशर के कारण चेंज होने के एग्जाम्पल की, तो वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जो लाइटर होता है या गैस सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इन तीनों में जो गैस होती है उसे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इनमें भरा जाता है। जैसे आप इस लाइटर को देखिए, जब हम इसके इस बटन को प्रेस करते हैं तो लिक्विड जो इस लाइटर में भरा हुआ है उस पर से प्रेशर कम होता है और वो दोबारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आग लग जाती है। तो अब ये तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर में और प्रेशर में चेंज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, लेकिन सोचने वाली बात आखिर यहाँ पर ये है कि ये जो मैटर की स्टेट चेंज होती है उसमें आखिर ऐसी कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व रहती है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने से मैटर की स्टेट चेंज होती है। तो इस एनर्जी का नाम है लेटेंट हीट। तो आइए समझते हैं इसे। तो द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब कि ऐसी एनर्जी जो कि हमें सप्लाई करनी पड़ती है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू Q अपॉन M, जिसमें L है लेटेंट हीट, Q है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज, M है मास। इसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल्स पर केजी। आपको लेटेंट हीट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके बाद आगे हमें समझना है छोटे बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब कि टेम्परेचर होता है किसी भी गिवन बॉडी की हॉटनेस को मेजर करने का मीडियम। और अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की तो वो होगी केल्विन। लेकिन टेम्परेचर को केल्विन के साथ दो अदर यूनिट में भी मेजर किया जाता है, जो कि है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। आपने डॉक्टर के पास थर्मामीटर को जरूर देखा होगा, जो कि बुखार या आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। आगे हमें समझना है टेम्परेचर की तीनों यूनिट्स के रिलेशन के बारे में। तो इसके लिए हम तीनों यूनिट्स के पर्टिकुलर कॉलम बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इनके रिलेशन को। तो एक केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। मतलब कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें सिंपली 273 ऐड कर देंगे। तो 0.15 को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपको इग्नोर करना है। तो जब आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे तो आपका जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और आपको उस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप सिंपली गिवन टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे। इसके बाद है फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है जो कि ये F इक्वल्स टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो अब हम इस कन्वर्जन को और अच्छे से समझने के लिए एक टेम्परेचर है केल्विन में जो कि है 549 केल्विन, हम इसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे। तो अगर हम 549 के जो कि टेम्परेचर है केल्विन में उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर होगा 276 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 549 के जो कि टेम्परेचर है केल्विन में उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर होगा 276 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 528.8 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से आपको सिंपली इतना समझना है कि ये जो गिवन फॉर्मूलेस हैं इनकी हेल्प से आप टेम्परेचर के एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से भी टेम्परेचर चेंज के कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक को, जो कि है इवोपोरेशन। तो आपने एक चीज़ कभी ना कभी नोटिस की होगी कि गर्मियों के दिनों में या समर्स में जो नदियाँ, तालाब या और भी कोई वाटर का सोर्स होता है उसमें वाटर लेवल कम हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समर्स में जो वाटर होता है वो इवोपोरेट हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हम सब जानते हैं कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो अब हमें जानना ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है वो काफ़ी कम टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हमें मिलता है इवोपोरेशन से। तो आइए नज़र डालते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो द फिनोमिना ऑफ अ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। मतलब कि इवोपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी नीचे वाले टेम्परेचर पर। फॉर एग्जाम्पल समर्स में वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले टेम्परेचर पर ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको इवोपोरेशन के बारे में एक पॉइंट याद रखना है जो कि ये है कि इवोपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन होता है। मतलब कि इवोपोरेशन जो है वो सरफेस पर होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि इवोपोरेशन कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसके लिए हम एक बीकर ले लेंगे और उसमें वाटर भर देंगे। तो ये जो वाटर इस बीकर में भरा हुआ है इसके पार्टिकल्स की एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और मोस्ट प्रोबेबली जो पार्टिकल सरफेस की तरफ होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और उनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से ये जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पर वो कम टेम्परेचर पर ही इवोपोरेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें समझना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। मतलब कि इवोपोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इवोपोरेशन मोस्टली 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिन्हें हमें एक एक करके समझना है। तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। तो जो इवोपोरेशन होता है वो लिक्विड के नेचर पर काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 34.6 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ईथर होगा उसका इवोपोरेशन ज़्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है वाटर के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है, द लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर विल बी द रेट ऑफ इवोपोरेशन। मतलब कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसका रेट ऑफ इवोपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। तो जो इवोपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया पर। मतलब कि किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका इवोपोरेशन उतना ही जल्दी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गर्म दूध है, आप उस दूध को 2 बीकर्स में भरिए। एक बीकर होगा गिलास और दूसरा होगा थाली। जब आप बराबर दूध को दोनों बीकर्स में डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे जो दूध आपने थाली में डाला है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा गिलास वाले दूध के कंपैरिजन में। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि थाली का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है गिलास के कंपैरिजन में। आपको बस इस पॉइंट में इतना याद रखना है, द मोर इज़ द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपोरेशन।
इसके बाद है तीसरा फैक्टर जिस पर इवोपोरेशन डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। तो जो इवोपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवोपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब समर्स में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो सरफेस पर ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं और वे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करें चौथे फैक्टर की जिस पर इवोपोरेशन डिपेंड करता है, वो है विंड वेलोसिटी। तो जो विंड वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवोपोरेशन की। मतलब कि जैसे जैसे हवा का बहाव तेज होता है इवोपोरेशन की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। इसे आप ऐसे समझो कि जब आप छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, जब हवा तेज चलती है या फिर जब हवा बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि जब हवा तेज चलेगी तब कपड़ा जल्दी सूखेगा। कहने का मतलब ये है द मोर विल बी द स्पीड ऑफ विंड मोर विल बी रेट ऑफ इवोपोरेशन। मतलब कि हवा जितनी तेज चलेगी इवोपोरेशन भी उतना ही फास्ट होगा। इसके बाद पांचवा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी बेसिकली होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। मतलब कि एयर के अंदर वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और आपको ये याद रखना है कि जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तब इवोपोरेशन स्लो होता है और जब ह्यूमिडिटी लो होती है तब इवोपोरेशन फास्ट होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि सड़क पर या कहीं भी कोई छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो उस गड्ढे से पानी जो है वो कौन से सीजन में जल्दी इवोपोरेट होगा, समर्स में या रेनी सीजन में? तो इसका आंसर होगा कि वाटर जो है वो समर्स में जल्दी इवोपोरेट होगा। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि समर्स में जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी कम होती है रेनी सीजन के कंपैरिजन में। इसके बाद हमें समझना है इवोपोरेशन से रिलेटेड एक काफ़ी ज़रूरी पॉइंट को, जो कि है इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब कि जो इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है उसमें हमें कूलिंग देखने को मिलती है। हमें इसी पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भी लिक्विड्स के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो अपने सराउंडिंग से कुछ ना कुछ एनर्जी लेते हैं, और जब इवोपोरेशन होता है तो लिक्विड ने इवोपोरेट होने के लिए सराउंडिंग से जो एनर्जी ली है उसका लॉस हो जाता है, और उसी वजह से हमें कूलिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हाथ पर पेट्रोल लेते हैं तो जब वो पेट्रोल इवोपोरेट होता है तो हमें हाथ पर ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो हाथ की हीट एनर्जी को यूज़ करता है पेट्रोल को इवोपोरेट करने के लिए। सेम कूलिंग हमें देखने को मिलती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें पसीना आता है। तो जब पसीना इवोपोरेट होता है तो हमें पूरी बॉडी पर काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो वो भी हमें इवोपोरेशन की प्रोसेस की वजह से ही देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखना है दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? मतलब कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो इसका आंसर है कि समर्स में हमारी बॉडी कूल रहने के लिए नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा पसीना बहाती है, और जो कॉटन होता है वो काफ़ी अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है, जिससे जो स्वेट होता है वो आसानी से इवोपोरेट हो जाता है। और इसी के साथ जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनमें छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं जिससे हवा जो है वो आसानी से पास हो पाती है। वहीं पर ये चीज़ वुलन क्लॉथ्स में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए हम जो है समर्स में कॉटन क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं वुलन क्लॉथ्स की जगह पर। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, जो कि है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? मतलब कि हमें जो ग्लास जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी भरा हुआ होता है उसकी सरफेस पर कुछ पानी की बूंदें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में घूम रहे होते हैं वो जैसे ही ठंडे ग्लास जिसमें वाटर भरा हुआ होता है जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम एज अ वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं ग्लास पर। इसके बाद हम लेते हैं थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज और समझते हैं मैटर की दो और स्टेट्स के बारे में जिन्हें रिसेंट टाइम में ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो मैटर की जो दो नई स्टेट्स जिनके बारे में हमें जानना है उसमें पहली है प्लाज्मा और दूसरी है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे BEC भी कहा जाता है। तो पहले हम समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट होती है जो कि सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि कोई गैस है, अगर आप उसे काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं तो जो वो गैस है वो एनर्जेटिक हो जाती है और प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है।
लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि अपने यहाँ पर प्रैक्टिकली गैस को इतनी हीट एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो प्लाज्मा है वो फॉर्म नहीं हो पाता। लेकिन जो सन होता है उसके अंदर प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है हाइड्रोजन और हीलियम पर हाई हीट एनर्जी पड़ने से। और बात करें प्लाज्मा की डिस्कवरी की, तो प्लाज्मा को सबसे पहले डिस्कवर किया था सर विलियम क्रूक्स ने 22 अगस्त 1879 को। इसके बाद हमें देखना है मैटर की पांचवी स्टेट को, जो कि है बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मैटर की ये स्टेट बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होती है प्लाज्मा से। तो बीईसी तब फॉर्म होती है जब हम गैस को कूल करते हैं अराउंड 1000 टाइम लेस डेंसिटी पर, वो भी सुपर लो टेम्परेचर पर। तो कुछ इस तरह से बीईसी फॉर्म होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं पर जब गैस को काफ़ी लो टेम्परेचर पर कूल किया जाता है तब वो बीईसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको इस चैप्टर में मैटर की इन दो स्टेट्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चाहें तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।